नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। गोल्ड सिल्वर से लेकर शेयर मार्केट तक हर जगह हलचल तेज है। कहीं पे बड़ी तेजी दिखाई दे रही है तो कहीं पे बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अब अगले हफ्ते क्या कुछ होने वाला है? क्या गोल्ड सिल्वर में एक बड़ा मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नेक्स्ट वीक एक बड़ी गिरावट आ सकती है? इसके साथ ही शेयर बाजार में अगले हफ्ते क्या कुछ होने वाला है? क्या बाजार कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकलेगा या फिर इस बार वैसा ही मूवमेंट देखने को मिलेगा जैसा कि हर वीक में देखने को मिल रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए, इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से निवेश करना है, इन सभी चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित जैन साहब। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर के क्या लग रहा है सर, इस वीक में ज्यादा गोल्ड और सिल्वर चला नहीं है, नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या रहेगा? किस तरह की स्ट्रेटजी आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है अगले हफ्ते में? देखिए, बड़ा तो कमोडिटी मार्केट में हमेशा ही होता है और जब भी होता है तो गजब का होता है। मुझे लगता है ये शांति जो चल रही है अभी, ये एक बड़े तूफान के पहले की शांति है, यानी अब तूफान एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में गोल्ड और सिल्वर देखिए, सिल्वर की अभी कटान भी है, यानी कि सितंबर वायदा आज और मंडे को खत्म हो जाएगा। 2,40,000 के आसपास का ट्रेड करा रहा है और अगला वायदा 2,46,730 के आसपास ट्रेड करा रहा है। बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती है सुमित जी। अभी तक ना ऑब्जर्वेशन, और मैं इसको काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ दोनों वायदे कारोबार को। पहले 4,500 के आसपास का डिफरेंस था, लेकिन अभी 6,500 का डिफरेंस हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं या आई मीन हमारे फेस्टिवल की डिमांड ले लो या फिर इंडस्ट्री की डिमांड ले लो या फिर ट्रेंड सेटअप को ले लो, अभी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वरना ये डिफरेंस जो है ये 2,000 रुपए से बढ़ने की जगह कम हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देखिए, आज रात में जैक्सन साहब की अनाउंस आई मीन स्पीच भी होगी, उसके बाद भी राइट। वोलेटिलिटी ट्रिगर होने की संभावना है। और अगले हफ्ते ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, चारों दिन घमासान डेटा एक्सपेक्टेड है। और अभी देख रहा हूं मैं पिछले 10 दिनों से डेटा बेस्ड ड्रिवन मार्केट ज्यादा चल रहा है रादर देन जियोपॉलिटिकल और अदर इश्यूज। ओके, अगर केविन वास की स्पीच होती है उसमें अगर वो रेट हाइक को लेकर के अगर हॉकिश रहते हैं तो क्या लग रहा है यहाँ से गिरावट देखने को, बड़ी गिरावट एक देखने को मिल सकती है? क्योंकि 1,40,000 से हमने देखा है कि 1,60,000 तक का जो आंकड़ा पार किया है गोल्ड ने, करीब करीब 20,000 की तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो क्या वो तेजी यहाँ पे खत्म हो सकती है? नहीं सुमित जी, अभी देखिए, मैं ना आंकड़ों मैं भाव को भगवान मानता हूं। तो मैं एक ऐसा आंकड़ा अपने दर्शकों को दे देता हूं और मैं चाहूंगा कि अपने दर्शक और भी लोगों तक उस आंकड़े को शेयर कर दें। कम से कम इस वीडियो को शेयर करना आपकी चॉइस है, लेकिन इस आंकड़े को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 1,55,900 का आंकड़ा जब तक नहीं घटता है तब तक बहुत बड़ी मंदी आ जाए इसकी उम्मीद कम है। तो 1,55,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप तेजी होल्ड कर सकते हैं, या फिर 1,56,000, 1,56,500 के आसपास आए तो एक छोटे से स्टॉप लॉस से 1,55,900 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप तेजी बिल्टअप भी कर सकते हैं। सुमित जी, 1,55,900 कटता है तो सीधे 1,53,850 और 1,50,000 रुपए तक गोल्ड गिरने के लिए रेडी हो जाएगा। जब तक ये आंकड़े नहीं कट रहे हैं तब तक बाजार में 1,61 तक का बाउंस पॉसिबल है। और जैसा आपने कहा कि फेड चेयरमैन की या फिर जैक्सन साहब की कोई स्पीच में रेट बदलाव के कोई सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करते हैं वो, तो देखिए, अगर रेट बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से गोल्ड सिल्वर में हम दबाव देख सकते हैं, और अगर रेट घटाते हैं तो हम गोल्ड सिल्वर में बढ़ोतरी देख सकते हैं। और अगर सेम लेवल पे रखते हैं तो जो लेवल कंटिन्यू, जो ट्रेंड अभी कंटिन्यू है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद होगी। इसमें हमें ना डॉलर के चार्ट्स को, गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स को भी एनालाइज करना होगा। अगर आप बोलें तो अपन बिल्कुल इसको बिल्कुल। आगे शेयर करने के माध्यम से हाँ शेयर भी कर। बिल्कुल बिल्कुल, सारे एनालिस्ट ये चीजें बताते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा चार्ट के नजरिए से बताइए किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैक्सन होले में सम्मेलन है तो उसमें उसको लेकर के फेड चेयरमैन जाने वाले हैं, तो उसमें उनका जिस तरह का संबोधन होगा उसके बाद गोल्ड सिल्वर पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा चार्ट के नजरिए से बताएं कि किस तरीके का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दर्शकों के लिए थोड़ा बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ना एक चीज ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, आज का वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसकी वजह 28 तारीख पे खड़े हुए हैं हम। 1 तारीख को, आई मीन 1 तारीख मेरे ख्याल से मंगलवार की पड़ रही है, तो 1 तारीख को सारे मंथली चार्ट्स बदल जाएंगे। तो मंथली चार्ट्स का भी एक अलग इंपॉर्टेंस होता है और इसी वजह से डेटा भी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं डेटा को आप लोगों के सामने रख देता हूँ। देखिए, ये डेटा रिलीज होंगे अगले हफ्ते हमारे, जो इंपॉर्टेंट डेटा है। मंडे को कोई डेटा नहीं है यहाँ पर। ट्यूसडे को अगर आप देखते हैं तो 7:30 बजे से ये डेटा रिलीज होंगे। नहीं, यहाँ तक, हाँ ये चलेगा आपका। ट्यूसडे को डेटा रहेंगे, 2 तारीख को डेटा रहेंगे, 3 तारीख को डेटा रहेंगे, 4 तारीख को डेटा रहेंगे। तो ये सारे डेटा हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। और ये आपका फ्राइडे को डेटा रहेगा।
तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार डेटा बेस्ड वोलेटिलिटी रह सकती है। बाकी अपन ना चार्ट्स को देख लेते हैं सुमित जी। ये आपका देखिए चार्ट है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट मैंने जान करके लगा रखा है। जैसा मैंने बताया कि ये वीडियो वैसे ही वैल्यूएबल बन जाता है, क्योंकि मंथली कैंडल बनती है। देखो आप यहाँ पर, ये जो कैंडल बनी थी, कौन सी वाली, पिछले महीने की जो कैंडल बनी थी, उसकी बॉटम भी सेम ही ऑलमोस्ट, जहां पर ओपन हुआ वहीं से बाजार बढ़ना चालू किया, और आज हम लगभग लगभग इन स्तरों पे खड़े हुए हैं। तो सुमित जी, अभी जब नई कैंडल बनती है तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर एक मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो एक करेक्ट, ये बाजार जब तक इसको इंगल्फ नहीं कर देता, यानी वापस से $4100 के नीचे जब तक नहीं जाता, चले जाता, तब तक इस चार्ट पैटर्न को इंगल्फ नहीं करेगा। यानी जो बुलिशनेस आई हुई है उसको इंगल्फ करके बाजार टूटेगा नहीं। तो एक बात यहां से क्लियर है कि 4100 टूटने के बाद ये ट्रेंड स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। दूसरी बात, जब ये नई कैंडल बनेगी तो ना यहाँ पर ये जो लाइंस देख रहे हैं आप लोग, इसके आसपास इसका डिमांड जोन रहेगा, यानी लगभग लगभग $4400 के आसपास। तो यहां तक का करेक्शन पॉसिबल है $4500 के आसपास का। मैं एक बार प्रिसाइसली देख के बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर, हाँ, तो ये रहेगा आपका $4400 के आसपास का सप्लाई डिमांड जोन रहेगा, अगर बाजार टेक्निकली करेक्ट करते हैं तो। लेकिन ट्रेंड सेटअप तब भी खराब नहीं होगा। और अभी इसको स्पेस बढ़ने के लिए वापस से $5300 तक का दिख रहा है। लेकिन हालांकि मैंने जो पिछले 22 सालों में जो चार्ट्स देखे हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं देखा कि बाजार ये ग्रीन कैंडल बनाए और ये वापस से ग्रीन कैंडल बनाकर लाइफ टाइम हाई तोड़ दे। हो सकता है इस जोन पर एक कंसोलिडेट करे। दूसरी बात, ये तो अपना मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट था। मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ। थोड़ा सा ना डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये रहा डेली चार्ट सुमित जी। देखिए अच्छा, डेली चार्ट में हल्का सा, सीधा सीधा ये कहें तो मंथली चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कि हल्की करेक्शन दिखाई दे सकती है, लेकिन ट्रेंड कमजोर नहीं होगा। $100-150 की करेक्शन आ सकती है। अगर मंथली चार्ट को इंगल्फ करना है प्रीवियस मंथ को, तो उसको $4100 काटना पड़ेगा। $4100 तोड़ता है तो उस केस में बाजार पानी पानी हो सकता है, तब तक पानी पानी होने की संभावना नहीं है। ओके, तो उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हैं? क्या निवेशकों को एक मौका मिलता हुआ दिखाई देगा जहां से वो खरीदारी कर सकते हैं? देखिए सुमित जी, जब तक मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जब तक 155,900 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक 153, 150 के आंकड़े आ जाए, इसकी संभावना कम है। बाकी अपन टेक्निकल को बैकअप में लेके चल रहे हैं कि क्या वो लेवल जस्टिफाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए डेली चार्ट है सुमित जी, डेली चार्ट में हल्का सा एग्जॉशन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो सारी लाइनें हैं, ये सारी लाइनें कैंडल के नीचे है। तो यूजुअली जब सारी लाइनें कैंडल के नीचे हो जाती है तो बाजार का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाता है। तो बाजार में करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल आ जाए इसकी उम्मीद कम लग रही डेली चार्ट में। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा सांप की तरह रहेंगे और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट आए, या फिर बाजार एक दायरे में टहलता रहे। इसी को अपन 5 आवर चार्ट में देख लेते हैं सुमित जी, क्योंकि जैसे जैसे ना ये इस एनालिसिस को कहते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच में एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि जब आप लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में कितना करेक्शन पॉसिबल है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में कहीं बाजार बेरिश तो नहीं हो गए। तो ये 5 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर भी देखिए, ये जो बुलिंजर बैंड है, बुलिंजर बैंड क्या होता है? बुलिंजर बैंड होता है बाजार की चादर, यानी कि बाजार में कितना टूटने की पॉसिबिलिटी और कितना बढ़ने की पॉसिबिलिटी ये डिफाइन करती है। तो यहाँ पर बुलिंजर बैंड के बेसिस पे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर करेक्शन आ जाए, इसकी उम्मीद कम है। और ये सारी लाइनें अगर भेज देता है, $4400 के नीचे चला जाता है, तो बाजार 5 घंटे के चार्ट में सुपर बेरिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप वाला बजा रही है। बाकी ये तो गोल्ड के चार्ट को देखा, अपन ना डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं सुमित जी, क्योंकि डॉलर का चार्ट ही गोल्ड के चार्ट को चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे पहले हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि अगर सीधा सीधा सिंपली अगर निवेशकों के लिए बात करें, या फिर जो लोग आम निवेशक हैं जो शादी ब्याह के लिए खरीदना चाहते हैं या त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या यहाँ से आपको गिरावट दिखाई दे रही है, या फिर यहाँ से तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है? और अगर मोमेंटम दिखाई दे रहा है तो मोमेंटम कितने दिनों का हो सकता है? देखिए सुमित जी, मैं ना इसको थोड़ा, जैसा अपन ने चार्ट्स को डिस्कस किया जी, तो मुझे लगता है चार्ट्स के बेसिस पे कि 1,61,000 रुपए तक का बाउंस तो बड़ी आसानी से पॉसिबल है। यानी अभी 1,58 का भाव चल रहा है, 1,61 तक आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस 1,55,900 न कटे। 1,61,500 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 1,64,500 और 1,64,500 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो 1,72,000 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। अब रही बात कि जिसको निवेश करना है वो क्या करें। देखिए टाइम करेक्शन में बाजार है लॉन्ग टर्म के, यानी साल 1.5 साल के नजरिए से 1,72 की अपर साइड मैक्सिमम पोटेंशियल लगती है और 1,50 की लोअर साइड की पोटेंशियल लगती है। यानी 22,500 की रेंज भी बहुत बड़ी रेंज होती है। अभी हम इक्विटी मार्केट को देख रहे हैं सुमित जी, पिछले 3 साल से 24,000 पे अटकी हुई है। तो हो सकता है और उसी बीच में उसने 26,200 भी गई,
21,500 भी आई, वापस से 24,500 पे खड़ी हुई है। तो हो सकता है बाजार 1,65 तक जाए, 1,72 तक जाए, वापस से 1,60 आ जाए। हो सकता है बाजार यहाँ से 1,55,900 काटता है तो 1,50 तक जाए, वापस से 1,58 आ जाए। तो ट्रेडिंग वाला बाजार है। जो भी लोग निवेश कर रहे हैं, जो भी लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये मान के चलें कि बाजार में जहां जहां प्रॉफिट मिलता है, आपके एक्सपेक्टेशन को पहले ही डिफाइन कर लीजिए। भैया 4% 5% के गेन में मेरे को निकल जाना है, तो एक बार निकल जाइएगा। जी। ठीक है सर, मार्केट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स की भी बात करेंगे कि बाजार चल क्यों नहीं रहा है। 2 साल से हमने देखा है कि लगभग 24 का आंकड़ा बाजार पार नहीं कर पा रहा है, पार कर रहा है तो फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है और करेक्शन, एक कंसोलिडेशन का जो फेज है उसी फेज में बाजार नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले सर आप थोड़ा डॉलर का चार्ट बता रहे थे, क्योंकि डॉलर ही काफी हद तक डॉलर इंडेक्स ही गोल्ड सिल्वर की चाल तय कर रही है। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से गोल्ड सिल्वर को प्रभावित कर सकता है, कितना इंपैक्ट डाल सकता है? देखिए सुमित जी, आज जो स्टेटमेंट्स आने वाले हैं या फिर अगले हफ्ते के जो डेटाज आने वाले हैं, ये चार्ट सेटअप पिछले हफ्ते खराब हुआ था जब गोल्ड सिल्वर बढ़ गया था, जब यहाँ पर हमने इस कैंडल का फॉल होते हुए देखा। मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये कैंडल से बाजार में सेंटिमेंट्स खराब हुए थे और गोल्ड सिल्वर हमारे भाग गए थे। अब पॉइंट ये है कि देखिए, पैराबोलिक सार एक इंडिकेटर यूज करता हूं मैं। जो कैंडल की अगर नीचे बनती है तो वो बाइंग प्रेशर दिखाती है, कैंडल की अगर ऊपर बन रही थी तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही थी। अब ये कैंडल के नीचे बनी हुई, तो जब तक ये 99 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में कंटिन्यू रह सकता है। और अगर ये ओके। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में कंटिन्यू रहता है तो गोल्ड सिल्वर में हम दबाव देख सकते हैं। तो अब ये डॉलर का चार्ट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये वनडे का चार्ट है, यहां से तो दिख रहा है कि बाजार 100 के आसपास एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर 100 के आसपास गया तो गोल्ड सिल्वर में हम शॉर्ट टर्म में दबाव देख सकते हैं। बाकी इसका वीकली चार्ट अपन देख लेते हैं। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंथ एंड है। जी देखिए जी यहाँ पर बिल्कुल। ये एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। 99 9960 के ऊपर निकलता है तो ये प्रीवियस मंथ की कैंडल को या फिर प्रीवियस मंथ को इंगल्फ कर देगा। तो उस केस में ये रिवर्सल में जा सकता है और उस केस में गोल्ड सिल्वर टूट सकता है। तो ओके। अभी यहाँ पर भी रेंज बाउंड मूवमेंट लग रही है। ये मंथली चार्ट सेटअप है आपका डॉलर का। ये देखिए कैसा, किस तरह से, आई मीन ऑलमोस्ट स्पिनिंग कैंडल बना रहा है ये। यूजुअली इसका महत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये रेंज थी, इसके बीच में बन रही है। तो जब स्पिनिंग कैंडल रेंज के बीच में बनती है तो उसके महत्व उतने नहीं रहते। हालांकि ये दिखा रहा है कि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज्ड हैं। तो ओके। इस जोन को काटा तो तेजी, इस जोन को काटा तो मंदी। ओके। जी। तो ये रहा, ये हमने सिनेरियो बताया कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की आगे की चाल हो सकती है, कौन से सिनेरियो में तेजी आ सकती है और कौन से सिनेरियो में गिरावट आ सकती है, चार्ट के नजरिए से आपको बताया हमने। लेकिन सर एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है सर आपको, अगर साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें, क्योंकि आप साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद हमने देखा कि 1 महीने में करीब करीब गोल्ड में 20 से 25 हजार के आसपास की तेजी आई है, सिल्वर में भी 20 से 25 हजार के आसपास की तेजी आई है। तो एक साइकोलॉजिकल दबाव नहीं बन रहा कि इतनी बड़ी तेजी के बाद यहां से थोड़ी मुनाफा वसूली हो सके, गिरावट आ सके? नहीं सुमित जी, देखिए मुनाफा वसूली तो ऑलरेडी आ चुकी है। 1,64,000 रुपए का गोल्ड ट्रेड कराता हुआ कल हमने स्पेकुलेटिव सेलिंग भी देखी, जहां पर लोगों ने इंटरनेट पे ये खबरें तैर रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम कर देगी, और उसके वजह से सेंटिमेंट्स खराब हुआ और बाजार में हमने दबाव देखा। 1,57 तक का लो टेस्ट होते हुआ देखा। तो 1,64 का सोना 1,57 आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग तो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हमें। तो 1,55,900 का वो आंकड़ा है जिसके नीचे स्ट्रक्चर तेजी का खराब होता है शॉर्ट टर्म के लिए। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो 2,36,000 रुपए के नीचे सितंबर वायदा, और दिसंबर वायदे की बात करूं तो 2,41,000 रुपए के नीचे स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए खराब हो सकता है। ओके, एक और सवाल सर गोल्ड को लेकर के, उसके बाद मार्केट पे चलेंगे। अगला सवाल यह है कि त्योहारी सीजन आ रहा है, तो दिवाली तक आप क्या टारगेट देख पा रहे हैं? कोई एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है गोल्ड में? सुमित जी देखिए, बाजार ना 1,65,000 रुपए तक मैक्सिमम अपसाइड दिखता है। 1,65,400 टू बी वेरी प्रिसाइज। और 1,55,900 जब तक इंटैक्ट है तब तक ये सारे टारगेट्स पॉसिबल हैं। 1,55,900 कट गया तो 1,53,850 और 1,50,000 रुपए के भाव टेस्ट हो सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बाजार अब स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोसेस में चला जाएगा। यानी बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, अचानक से ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हंट करना, लोगों के शॉर्ट के स्टॉप लॉस को काटना, फिर गिरना, फिर लोगों के बाय के स्टॉप लॉस को काटना, और यहीं पर खेलता रहेगा। एक सपोर्टिंग फैक्टर है सुमित जी, जो यूएसडी आईएनआर, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बाजार को गिरावट आने से रोकवाली दे सकता है। 95 के आसपास चल रहा है। अगर इनकेस वो 100 के आसपास जाता है तो देखिए लगभग लगभग 5% की तेजी वहां पर ट्रिगर होती है। तो अगर हम गोल्ड को हमारे इंडियन मार्केट में देखें तो
तो 15-15-75-8 हज़ार रुपए के आसपास की फॉल को वो सपोर्ट कर सकता है। यानी कि हो ओके। सकता है इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखें हम, लेकिन इंडियन मार्केट में ना देखें। लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, क्योंकि ये अचानक से हो जाएगा ना सुमित जी, तो बहुत सारे आर्बिट्रेजर इसमें पैसा बना जाएंगे। तो ये ओके। कब होगा, कैसे होगा, स्लो पॉइजन की तरह होगा, वो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ओके, मतलब रुपए की चाल भी काफी हद तक गोल्ड को प्रभावित करती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरती हैं, लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले रुपए अगर गिरता है तो फिर गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। जी मेरा एक और सवाल है सर, काफी चर्चा चल रही है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के। कहा जा रहा है कि 15% से गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी को 6% करने पर विचार कर रही है। अगर सर ऐसा होता है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड पे, और इंडियन मार्केट में गोल्ड कितना सस्ता हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई क्यों है और इंपोर्ट ड्यूटी की खबरें आई कहाँ से। इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाने के पीछे का मकसद ये था कि बाजार में हम फॉरेक्स रिजर्व, जो हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसको कंट्रोल में रख सकें। कोशिश ऐसी थी कि हम अगर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमें हमारे हमारे पैसे, जो डॉलर फॉरेक्स का रिजर्व है, उसको बाहर भेजना पड़ता है, देना पड़ता है। राइट। तो गवर्नमेंट ने बढ़ाई ही इसीलिए ताकि हमारे वो खर्चे बच सकें। इंटरनेट पे किसी ने एक आर्टिकल छाप दिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरनेट पे खबरें तैरने लगी, वीडियोस बनने लगे कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी। उससे सेंटिमेंट्स कल खराब हुए थे, कल हमने उसकी वजह से बिकवाली भी देखी। तो देखिए, 2 महीने 3 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया, और गवर्नमेंट ऐसे मजाक मस्ती थोड़ी कर रही है कि कोई भी पॉलिसी को लाने के लिए उनके मंथन होते हैं 3-3 6-6 महीने के। तो आप सोचिए कि ऐसा कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले लेती गवर्नमेंट की भाई अभी मन में आया तो। यानी वो एक डायलॉग था मूवी का, मुझे वो याद आ रहा है, मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगे कि 2 महीने में बढ़ा देते हैं, 2 महीने में घटा देते हैं। मुझे लगता है बेसिक पर्पस जो है फॉरेक्स रिजर्व को रोकने का, उस वजह से गवर्नमेंट इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेगी। और अगर लेती भी है तो फिर इंडिया और तकलीफ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी बॉटम लाइन पे चल रहे हैं। और अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होते हैं तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन और बाकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो ओके, और क्रूड की अगर इनकेस जैसा आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी इन वाकई में अगर कम हो जाती है, देखिए बाजार के भगवान तो है नहीं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर इनकेस कम हो जाती है तो हम करीब करीब 9% के आसपास की एक्स्ट्रा गिरावट गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं, जो कि लगभग लगभग 8 हज़ार रुपए की गोल्ड में होती है। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रूड की कीमतें भी लगातार ऊपर बनी हुई है, तो इस वजह से सरकार तो ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी मई 2026 में ही उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया था, और 2 महीने 3 महीने में कम करना तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आधिकारिक बयान का हम सबको इंतजार करना चाहिए, जैसा कि आधिकारिक बयान आया उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अब आते हैं सर मार्केट पर, लौटते हैं थोड़ा गोल्ड सिल्वर की बात से इतर, अब आते हैं शेयर मार्केट पे। पिछले 2 सालों में सर हमने देखा है कि हमारा मार्केट कुछ रिटर्न नहीं दिया, जबकि बाकी अगर मार्केट को देखें, जापान की मार्केट को देखें, साउथ कोरिया की मार्केट को देखें, तो यहां से अच्छा रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। क्या लग रहा है सर, मेन वजह क्रूड ही है, या फिर हाई वैल्यूएशन की वजह से भी हमारा मार्केट नहीं चल पा रहा है? और नेक्स्ट वीक का आप टारगेट कहां पे देख पा रहे हैं? नहीं, वजह तो सारी हैं सुमित जी, हर वजह का कोई ना कोई बाजार में महत्व है। इनफैक्ट 2 साल से नहीं, 3 साल से। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो 5 साल से निगेटिव रिटर्न में है, इनफैक्ट जीरो रिटर्न पर है। रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर भी पिछले 6 महीने से जीरो रिटर्न पे खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से बाजार गति नहीं पकड़ पा रहा है। उसकी मेजर वजह, जैसे अभी हमने फॉरेक्स रिजर्व की भी बात करी कि फॉरेक्स रिजर्व, और भी प्रधानमंत्री साहब ने बीच में हम लोगों से हमारे सामने मन की बात रखी थी कि भैया हम बुरे दौर से गुजर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें सब कुछ संभल के रहना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सारी वजह हैं, डॉलर है, क्रूड ऑयल है, वॉर सिचुएशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बाजार को बढ़ने में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम रुपए को हम देख ही रहे हैं, 95 के आसपास चल रहा है, 84 85 के आसपास चलता था। वहां पर भी हमने करीब करीब 10%, 12-13% की जंप देखी। तो ये सब वजह हैं जो हमारे बाजार को बढ़ने से रोक रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार बढ़ने के पहले एक बड़ा फॉल दिखा सकता है सुमित जी। ओके, मार्केट बढ़ने के पहले एक बड़ा फॉल दिखा सकता है। एक बार सर दर्शकों को करेक्ट कर दूं कि अगर हम 2023 से देखें तो 2023 से 24 के बीच में मार्केट से रिटर्न आया हुआ था थोड़ा, लेकिन 24 के बाद से हम देखें तो फिर ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट, और उसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिला। तमाम तरह की वजह है जो आपने भी बताया, और लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक के लिए देखें सर, तो क्या स्ट्रेटजी अपना आगे चलनी चाहिए? नेक्स्ट वीक का लेवल आप कहां पे देख पा रहे हैं? तो एक बार के लिए हो सकता है सुमित जी, देखिए मैं फिर भी आंकड़ा बता देता हूँ, 23,600
अभी हम 24,160 के आसपास खड़े हुए हैं, तारीख 28 अगस्त 2026 की है। अगर 23,600 कट जाता है तो जो फॉल की बात कर रहा हूं मैं, या फिर शेयर शिकार करने के पहले 4 कदम जो पीछे आता है, वो फॉल ट्रिगर हो जाएगा, और वो फॉल हो सकता है मैसिव हो, 20,500 तक का आंकड़ा हम देखें। वो एक एरिया बनता है 19,000 से 20,500 के बीच का, जहां पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी को तलाशें। इनफैक्ट अगर मान लीजिए, अब मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा तो नहीं कि मैंने कह दिया मुझे लग रहा है तो वो सही ही होगा। इन केस 24,770 के ऊपर निकल जाता है तो हम हो सकता है वापस से बाजार को 27,500 और 30,000 तक जाता हुआ देखें। नया बात कर लेते हैं सर सेक्टोरल इंडाइसेस की। कौन सा सेक्टर आपको नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट के नजरिए से अगर देखें और साइकोलॉजिकल नजरिए से, क्योंकि आप दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं और बताते हैं, उससे दर्शकों को फायदा भी होता है, तो आप ये बताइए कि दोनों तरह से अगर देखें साइकोलॉजिकल और चार्ट के नजरिए से, तो कौन सा सेक्टर आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है नेक्स्ट वीक में? देखिए सुमित जी, क्या है ना, अगर हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली स्मार्ट मनी जहां पर फ्लो हो रहा है, जैसे कि पिछले 1 महीने का अगर हम ट्रम्प साहब का इस अगस्त का ट्रेड पैटर्न देखें, ट्रम्प साहब भी गजब की ट्रेडिंग कर रहे हैं। राइट। 1100 के आसपास उन्होंने ट्रेड लिया अगस्त में, जिसमें से 60% ट्रेड उन्होंने डिफेंस काउंटर पे लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आगे वाली थीम, नो डाउट वो युद्ध भी एक्चुअली अपने वेपन्स बेचने के लिए कर रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा माल सामने वाले का, जितने ज्यादा वेपन सामने वाले के हम खराब कर सकें, उनको हम उतना ही एक्सपोर्ट करके डॉलर में पैसा कमा सकें। तो मुझे लगता है डिफेंस एक थीम अच्छी रह सकती है। ऑटो सेक्टर की हमने बात करी है। फार्मा को हम एज ए डिफेंसिव सेक्टर, अगर कोई फॉल आता है तो फार्मा में अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर हैं, और बाकी लॉन्ग टर्म के नजरिए से रिन्यूएबल एनर्जी पे भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए। राइट। और एआई और डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? कितने दिनों में अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद है? देखिए सब लॉन्ग टर्म थीम है, नो डाउट। एआई हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं, और थोड़े नहीं, इनफैक्ट बहुत ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो अगर जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि बाजार में करेक्शन भी ट्रिगर हो सकता है, हालांकि उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है, तो अगर वैसा कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तब हमें एआई और ये इन सारी थीम्स में डेटा सेंटर वाले, डेटा सेंटर वाले फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो थीम एक बेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए सुमित जी, आज हम ना ईवी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ईवी की अडॉप्टेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। अभी देखिए 5 साल की बैटरी की वारंटी तो गाड़ियां लगा के दे रही हैं, लेकिन 5 साल बाद जब उनकी रिप्लेसमेंट की बारी आएंगी तो बैटरी और बैटरी बनाने से रिलेटेड कंपोनेंट्स वाले स्टॉक्स में एक हमें बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो आज वो टाइम है जब हमें उन स्टॉक्स पे फोकस बनाकर उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश आज से करनी चाहिए, लेकिन कम से कम नजरिया 5 से 7 साल का रखना चाहिए। ओके, ठीक है। मेरा अंतिम सवाल सर अभिमन्यु को लेकर के, क्योंकि अब बार बार अभिमन्यु अभिमन्यु करते रहते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि इस मार्केट में जहां चक्रव्यूह सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए जिसमें कि अभिमन्यु बनने से बचा जा सकता है? देखिए इसको 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो 7960 का भाव चल रहा है। क्रूड ऑयल को फोकस में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्राइविंग फैक्टर आज की डेट में क्रूड ऑयल है। 7700 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक जियोपॉलिटिकल फ्रंट से नेगेटिव न्यूज आ सकती है, जो हमारे गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस मार्केट में दबाव दे सकती है। तो 7700 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक ये तेजी के मोमेंटम पे स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। तो ये 7700 का आंकड़ा अभिमन्यु बनने से बचाएगा। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 155,900 के नीचे स्ट्रक्चर खराब होता है, 155,900 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,36,000 सितंबर वायदे कारोबार की बातचीत कर रहा हूं, 2,36,000 रुपए के नीचे अभिमन्यु बनने से आपको ये आंकड़ा बचाएगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 23,600 के नीचे निकलने के बाद तेजी नहीं रखनी है, और इनफैक्ट उसके नीचे आप मंदी भी कर सकते हैं। यानी आप अगर कोई स्टॉक लेके रखें और आपका काटने का मन नहीं करता तो वहां पर आप अपने स्टॉक्स को और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पुट बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 57,900 का भाव चल रहा है। 57,200 के नीचे निकलने के बाद तेजी नहीं रखनी चाहिए। 57,200 और मैक्सिमम 56,600, इसके नीचे निकलने के बाद आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को पुट बाय करके अपने स्टॉक्स को हेज कर लेना चाहिए। ओके, तो ये रहे कुछ जवाब अमित जैन साहब की ओर से, जहां पर आप अभिमन्यु बनने से बच सकते हैं। यानी कि यूं कहें तो मार्केट में जो आप निवेश करते हैं उनमें एक बड़ा नुकसान आपको यहां से ना हो पाएगा, अगर आप इन तरीकों को, इन सलाहों को अगर आप अमल करें तो। बाकी किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, बिना सलाह निवेश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर लेना चाहूंगा।
जो भी देखिए सुमित जी, जो भी अपन ने ये अभिमन्यु वाली बात करी है ना, ये बेसिकली अपने व्यूअर्स को, अपने साथ जुड़े लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक बार अगर उंगली खराब हो जाए तो पूरे हाथ में जहर फैलाने का वेट मत करिए। बिल्कुल। इन सारे जोन पर उंगली खराब हो जाती है, एक बार काटिए उंगली को और अपने हाथ को बचाइए। बाकी जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है, चाहे स्टॉक्स के बारे में हो, कमोडिटीज के बारे में हो, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर नहीं रहती है और ना ही मैं बनाता हूं। इनफैक्ट मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट भी नहीं है जहां पर मैं ट्रेडिंग कर सकूं। बाकी जो भी आप एग्जीक्यूशन करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी ना कभी दी है और ना कभी देगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, गुड डे।